साथियों नमस्कार। आज अपना टॉपिक है मिश्रण का पृथक्करण। मिश्रण बहुत सारे अवयवों से मिलकर बना हुआ यानी बहुत सारे अवयवों का एक अनिश्चित अनुपात होता है जिसका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है और अंदर जो भी पदार्थ मिला हुआ रहता है उन पदार्थों को अलग करने की इन विधियों को अपन मिश्रण का पृथक्करण कहते हैं। अब ये बहुत सारी विधियां है, आप बोर्ड पे देख रहे हो कि बहुत सारी विधियां है। तो इतनी सारी विधियां क्यों? इतनी सारी विधियां इसलिए क्योंकि उस मिश्रण में कौन कौन से अवयव मिले हुए हैं और उन अवयवों की क्या क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के आधार पर उसका पृथक्करण किया जाता है। जैसे कुछ पदार्थ पानी में घुलनशील होते हैं, कुछ अघुलनशील होते हैं, कुछ हल्के होते हैं, कुछ भारी होते हैं, कुछ का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, कुछ का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, किसी का घनत्व ज्यादा होता है, किसी का घनत्व कम होता है, किसी की अधिशोषण क्षमता ज्यादा होती है, किसी की अधिशोषण क्षमता कम होती है। तो मिश्रण में मिले हुए उन अवयवों की क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के आधार पर हम उसके पृथक्करण की अलग अलग विधि का चयन करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ ये पॉइंट है कि मिश्रण के पृथक्करण की विधि का जो नाम है, अगर उस नाम का अर्थ हमें पता चल जाता है तो प्रश्न का आंसर ढूंढने में हमें आसानी रहती है। तो समझे कौन कौन सी विधियां हैं। मिश्रण के पृथक्करण मतलब सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, उसकी पृथक्करण की यहाँ 10 विधियां मैंने लिखी हुई है। सबसे पहली विधि है निस्यंदन। निस्यंदन को निस्यंदन का इंग्लिश में अपन कहते हैं फिल्ट्रेशन और सामान्य भाषा में इसको कहते हैं छानना। इसको सामान्य उदाहरण से समझें, जैसे चाय बनाने के बाद हम छलनी से उसको चाय को छानते हैं तो जिसमें द्रव पदार्थ मतलब चाय चाय अलग हो जाती है और चाय की जो पत्ती है और उसमें आपने इलायची वगैरह जो डाली है तो वो उसके छिलके वगैरह अलग हो जाते हैं। तो यह विधि जो है वो निस्यंदन या फिल्ट्रेशन कहलाती है। इसका उपयोग ऐसे पदार्थों के लिए किया जाता है जिसमें द्रव और ठोस मिले हुए हो। तो पानी में रेत के कणों का मिश्रण है तो रेत के कणों को आराम से कपड़ा लगा के और छाना जा सकता है। तो इस विधि द्वारा ठोस और द्रव के मिश्रणों को आराम से अलग किया जा सकता है बशर्ते वो घुली हुई अवस्था में नहीं हो। दूसरी विधि है क्रिस्टलन। क्रिस्टलन को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन यह विधि वहां काम आती है जब दो अकार्बनिक पदार्थों का मिश्रण हमारे पास हो। अकार्बनिक पदार्थों का जब मिश्रण हमारे पास होता है तो उसमें क्या किया जाता है, किसी भी एक पदार्थ का क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है और दूसरे पदार्थ को अन्य विलयन में घोल लिया जाता है ताकि एक ठोस रूप में प्राप्त हो जाए और एक हमें द्रव रूप में प्राप्त हो जाए। इस विधि को अपन कहते हैं क्रिस्टलन या क्रिस्टलाइजेशन। तीसरी विधि है आसवन। आसवन को इंग्लिश में कहते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में दो द्रवों का मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसमें क्वथनांकों का अंतर अधिक हो। क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, यानी इसको ऐसे समझें, पानी के अंदर मिट्टी का तेल या पेट्रोल ऐसे मिला हुआ है तो आपको पता है कि मिट्टी का तेल, पेट्रोल या डीजल ये जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनका क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ये 5 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस पे ही वाष्प बनकर हवा में उड़ जाते हैं। कमरे के टेम्परेचर पर भी हवा बन के उड़ जाते हैं और पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जब दो द्रव, ऐसे द्रव जिनमें बॉइलिंग पॉइंट में काफी अंतर है, तो इसको गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद जिस द्रव का क्वथनांक कम है वो पहले वाष्प बन के उड़ जाता है तो उस वाष्प को इकट्ठा कर ठंडा करके इकट्ठा करके अन्य पात्र में डाल दिया जाता है। और दूसरा जो है जिसका क्वथनांक 100 डिग्री है तो अपन को 100 डिग्री पे गर्म करना ही नहीं है। एक बार बाहर निकल, पहला द्रव बाहर निकल गया तो दूसरा द्रव अपने आप शेष रह जाएगा। तो यह विधि आसवन कहलाती है। ठीक, शर्त एक ही है कि क्वथनांकों का अंतर अधिक हो। इस और लेकिन समस्या यह है कि जैसे पेट्रोलियम पदार्थ है, जब जमीन से जो पेट्रोलियम पदार्थ निकलता है उसमें पेट्रोल, डीजल, तारपीन, केरोसिन सब चीजें मिली हुई रहती है। तो ऐसी स्थिति में अब सबका क्वथनांक में 3 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री, 10 डिग्री इतना ही फर्क है। तो इसमें कम अंतर के लिए, अब कम अंतर हो और आपको पेट्रोल को डीजल से अलग करना है, मिट्टी के तेल को पेट्रोल से अलग करना है तो कैसे करोगे? तो उसी आसवन की एक और विधि है, वो है प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन जिसको इंग्लिश में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं।
जैसा आसवन है वैसा ही वैसा प्रभाजी आसवन है, लेकिन इसमें कुछ अलग अलग परतें होती हैं जो एक निश्चित क्वथनांक वाले द्रव को जो ही जैसे ही वो वाष्प में बदलता है तो उसको एक पात्र में इकट्ठा कर लिया जाता है। एक निश्चित नली के ऊपर एक पात्र लगाकर है, इसको इकट्ठा कर लिया जाता है। जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है, एक एक विलियन में मिले हुए, जैसे सबसे पहले मान लो पेट्रोल है, पेट्रोलियम पदार्थ में 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर पेट्रोल वाष्प बन के उड़ना शुरू हुआ, तो उसको एक पात्र में एक निश्चित ऊंचाई पर रखे हुए पात्र में इकट्ठा कर लिया जाता है। और फिर जैसे ही 10 डिग्री से टेम्परेचर ज्यादा 11 डिग्री बढ़ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में अब जो दूसरा विलियन में मिला हुआ जो दूसरा अवयव है, मान लो मिट्टी का तेल है, अब वो वाष्प बनना शुरू हुआ तो वो दूसरे पात्र में इकट्ठा हो जाएगा। इस प्रकार हम प्रभाजी आसवन कुछ इस प्रकार का उसमें पात्र लगा रहता है। तो जैसे जैसे यहाँ पर वाष्प बनता है तो एक एक द्रव यहाँ इकट्ठा हुआ, फिर कुछ द्रव ऊंचाई पर जाकर यहाँ पर ठंडा होता है तो यहाँ इकट्ठा होता है, ये क्रियाएं चलती रहती हैं। तो प्रभाजी आसवन इस आसवन विधि से है तो आसवन विधि लेकिन थोड़ा एडवांस है, जिसमें क्वथनांकों का अंतर जब कम कम होता है तो ऐसी स्थिति में हम प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करते हैं। स्पेशली इसका उपयोग हम कार्बनिक पदार्थ जब आपस में मिले रहते हैं जिनका क्वथनांक लगभग लगभग एक जैसा होता है, 2-5 डिग्री का ही अंतर होता है, तो ऐसी स्थिति में हम प्रभाजी आसवन का उपयोग करते हैं। और पेट्रोलियम पदार्थों का परीक्षा में कई बार प्रश्न आ गया है कि पेट्रोलियम पदार्थों के पृथक्करण के लिए हम कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, तो आपका आंसर होगा प्रभाजी आसवन। अगली विधि है ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन क्या है वो समझे। पहले ठोसों का मिश्रण जिसमें एक ठोस में ऊर्ध्वपातन का गुण हो, ठोसों का मिश्रण हो उसका पृथक्करण किया जाता है, लेकिन उसमें से एक पदार्थ कम से कम ऐसा हो जिसमें ऊर्ध्वपातन का गुण हो। अब ऊर्ध्वपातन क्या है वो समझे। क्या होता है, जैसे आपने हम घरों में कई बार कपूर यूज करते हैं। कपूर एक ऐसा पदार्थ है जो ठंडा होने पर ठोस हो जाता है और गर्म करने पर बिना गैस में बदले सीधा ही द्रव अवस्था में बदल जाता है। सॉरी, गर्म करने पर या जलाने पर वो द्रव अवस्था में बदले बिना सीधा ही गैस अवस्था में बदल जाता है, और उस गैस को ठंडा करने पर वो द्रव अवस्था में नहीं बदलता, सीधा ही ठोस अवस्था में बदल जाता है। तो ऐसे पदार्थ जो बिना द्रव में बदले सीधे ही ठोस से गैस में या गैस से ठोस में बदल जाए, ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज कहते हैं, और पदार्थों के इस गुण को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इंग्लिश में उसको सब्लिमेशन कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ये देखें कि जैसे कपूर का चूर्ण है और उसमें नमक का चूर्ण मिल गया है और अपन को पता नहीं है, दोनों ही सफेद रंग के हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि नमक कौन सा है और कपूर कौन सा है, तो आसानी से आग लगाकर और उसको एक पात्र में लेके और कपूर वाले भाग को अपन गर्म करेंगे तो वो वाष्प बन के ऊपर उठ जाएगा और उसको आराम से दूसरे पात्र में ठंडा करके और इकट्ठा कर लिया जाएगा और नमक नमक रह जाएगा। तो कपूर, नेफ्थेलिन, ये ऊर्ध्वपातन, नौसादर, कपूर, नेफ्थेलिन, नौसादर, बेंजोइक अम्ल, ये ऐसे विलयन है या ऐसे पदार्थ हैं जो ठोस से सीधे ही गैस में बदलते हैं, द्रव में नहीं बदलते। तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा ऐसे पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है। अगला है छठी विधि वर्ण लेखन। वर्ण लेखन का मतलब होता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है कि मिश्रण में अवयवों की एक विशेषता होती है कि वह किसी भी अधिशोषित जो पदार्थ होता है, अधिशोषित का मतलब सतह के द्वारा अवशोषण करना अधिशोषण कहलाता है। किसी भी पदार्थ के किसी भी पदार्थ की सतह से कोई अवशोषण हो जाता है, या इसको ऐसे समझें कि जैसे हमारे पास एक रद्दी कागज है, उस कागज को अगर पानी में, कागज का एक सिरा पानी में डुबा दिया जाए तो धीरे धीरे पूरा उस एक सिरे से पानी ऊपर चढ़ता है और लास्ट सिरे तक उसको गीला कर देता है। तो इसी प्रकार यहाँ एक प्रयोग अपन कर सकते हैं कि जैसे एक पात्र है, उस पात्र में शाई की बूंद रखी हुई है। हमने क्या किया
कि उसमें काला कलर, पीला कलर, नीला कलर, दो चार कलर मिला के और एक शाई की एक बूंद बना ली, और शाई की बूंद को अब एक कागज लिया और उस बूंद को यहाँ पर रख दिया इस प्रकार। अब धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे जैसे इसमें तरल पदार्थ ऊपर जाएगा तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के रंग हमने मिलाए थे। अभी भले हमने काला दिख रहा है लेकिन अलग अलग कलर के रंग हमने मिलाए थे। जब अलग अलग कलर के रंग मिलाए थे तो सभी रंगों का यानी सभी पदार्थ जो मिश्रण में अलग अलग कलर मिलाए हैं उन सबके अधिशोषण की क्षमता अलग अलग होती है। इसलिए जैसे पीला कलर यहाँ तक आकर रुक गया, लाल कलर यहाँ तक आकर रुक गया, ब्लू कलर यहाँ तक आकर रुक गया। इस प्रकार जो एक ही रंग की हमने जो बूंद दिख रही थी वो अलग अलग रंगों, अलग अलग स्थानों पर आकर जमनी शुरू हो जाएगी। यह विधि कहलाती है क्रोमेटोग्राफी या वर्ण लेखन। मतलब वर्ण का मतलब होता है रंग, स्पेशली रंगों के मिश्रण में से रंगों को अलग करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी या वर्ण लेखन का उपयोग करते हैं। तो इसलिए लिखा है मिश्रण के अवयवों की अधिशोषण क्षमता के आधार पर किसकी अधिशोषण क्षमता कम है, किसकी अधिशोषण क्षमता ज्यादा है। जिसकी अधिशोषण क्षमता ज्यादा होती है वो बिल्कुल पास में इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी अधिशोषण क्षमता कम है वो थोड़ा ऊपर जाकर इकट्ठा होगा, और जिसकी अधिशोषण क्षमता सबसे कम है वो सबसे ऊपर जाएगा। मतलब आगे गति करता रहेगा, जब तक उसका अधिशोषण नहीं होगा तब तक आगे गति करता रहेगा और अंत में रुक जाएगा। तो इस प्रकार इस कागज की पन्नी द्वारा उस कलर को अधिशोषित करने की जो क्षमता है उस क्षमता के आधार पर मिश्रण आगे बढ़ता जाता है। स्पेशली रंगों के मिश्रण में से अलग अलग रंग को अलग करने के लिए या पता लगाने के लिए कि इसमें कौन कौन से रंग मिले हुए हैं हम वर्ण लेखन विधि का उपयोग करते हैं। सातवीं विधि है अपकेंद्रण या सेंट्रीफ्यूगेशन। आपने घरों में या फिर कई बार देखा होगा कि दही में से किस प्रकार अपन मक्खन को और छाछ को अलग करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो मक्खन वाला है, अभी दही में दोनों चीजें मिली हुई है लेकिन दोनों का घनत्व अलग अलग है। जब इनको अपन अलग करते हैं तो मक्खन वाला भाग जो होता है वो उस छाछ वाले भाग से या जो पानी वाला भाग बचा है उससे काफी हल्का होता है, मतलब उसका घनत्व कम होता है। जब आपस में मिक्स होता है उसको जब तेजी से घुमाया जाता है तो उस पर एक बल काम करता है, उस बल को अपकेंद्रण बल कहते हैं। उस अपकेंद्रण बल के कारण जो कम घनत्व वाली चीज है वो ऊपर उठ जाती है और अधिक घनत्व वाली चीज जो है वो पेंदे की तरफ चली जाती है। इस प्रकार अपकेंद्रण विधि काम करती है। तो अलग अलग घनत्व मतलब डेंसिटी, अलग अलग घनत्व या डेंसिटी वाले द्रवों के मिश्रण में से उन अवयवों को अलग करने के लिए हम अपकेंद्रण या सेंट्रीफ्यूगेशन विधि का उपयोग करते हैं। मुख्य रूप से यही विधियां हैं, इन्हीं विधियों में से प्रश्न आते हैं। लेकिन कुछ विधियां जैसे हस्त चयन विधि है, हम घरों में जैसे धान घर पे आता है, अनाज घर पे आता है तो हम उसमें से जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर वगैरह रह जाते हैं, मिट्टी का कण रहते हैं, उसको हाथों से ही निकाल के अलग फेंक देते हैं। या घरों में जब अपन चावल पकाते हैं तो इससे पहले चावल को हम हाथों से ही एक बार साफ कर लेते हैं। तो यह विधि हस्त चयन विधि कहलाती है। ये भी मिश्रण में से अनावश्यक चीजों को हटाने का काम करती है, तो ये भी विधि है। इसी प्रकार एक और विधि है निथारना। निथारने को कहते हैं डिकेंट। निथारने का मतलब यह है कि खाना बनाते समय जैसे अपन चावल धो रहे हैं या फिर दाल धो रहे हैं तो कुछ भारी तत्व जो होते हैं वो पेंदे में बैठ जाते हैं और जो हल्के तत्व होते हैं वो ऊपर पानी के ऊपर जमा हो जाते हैं। तो भारी तत्वों का पेंदे में बैठ जाना निथारना कहलाता है। इसको दूसरी भाषा में हम अवसादन भी कहते हैं। अवसादन का मतलब भी पेंदे में बैठना है कि कोई मटमैला पानी है उसको लंबे समय तक अपन रहने देते हैं तो उसमें से जो ठोस वाला भाग है या फिर जो निलंबित भाग है वो निलंबित भाग धीरे 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 पेंदे में बैठ जाता है, ऊपर ऊपर साफ पानी रह जाता है। यह भी अवसादन या निथारना ही कहलाता है। एक होता है निक्षालन। निक्षालन को सामान्य भाषा में धोना मतलब वॉशिंग कहलाता है। यानी ये विधि कहाँ काम आती है, जब
किसी ठोस पदार्थ के ऊपर मिट्टी के कण चिपके हुए हैं तो हम नॉर्मल क्या करते हैं कि उसको पानी से डालकर अच्छे से धो देते हैं। अच्छे से धोने से वो मिट्टी का भाग हट जाता है, फिर उसको पानी को फेंक दिया जाता है और जो शुद्ध चीजें जो है वो मिल जाती है, उसको सुखा दी जाती है। इस प्रकार अगला है स्कंदन। स्कंदन मतलब कोगुलेशन। कोगुलेशन यह विधि वहां काम आती है जैसे पीने का पानी है लेकिन उसमें मटमैलापन है, तो इसमें अपन क्या करते हैं कि एक फिटकरी का थोड़ा सा बुरादा जो है वो इसके ऊपर डाल दे या फिर फिटकरी को पानी में घुमा दे। अपन 2 मिनट बाद या 10 मिनट बाद देखेंगे तो उस पानी में जो अशुद्धियां हमें नहीं दिख रही थी वो भी इकट्ठी हो जाती है। स्कंदन का मतलब होता है कि आपस में जमना। स्कंदन का दूसरा नाम है जम जाना। क्या जम जाना? पानी में जो घुलनशील अवयव है जिसके कारण पानी का स्वाद अभी अच्छा नहीं लग रहा था, जब या फिर पानी का कलर अच्छा नहीं लग रहा था, पानी थोड़ा मटमैला सा लग रहा था, तो फिटकरी जो है उस फिटकरी को मटके में भरे हुए पानी के अंदर 1-2 राउंड में ऐसे घुमा के और फिटकरी निकाल दो और 2 मिनट या 10 मिनट तक अपन रुकते हैं, तो जितनी भी अशुद्धियां उस मटके के पानी में थी वो जो हमें दिखाई नहीं दे रही थी, धीरे धीरे वो पानी के अंदर पेंदे में बैठ जाती है फिटकरी के घुमाने से। तो फिटकरी का यह प्रभाव स्कंदन कहलाता है। तो फिटकरी ने क्या किया? फिटकरी ने जो घुलनशील अवयव थे उन घुलनशील अवयव को अघुलनशील अवयव में बदल दिया और उसको जमाकर पेंदे में बैठा दिया, जिससे पानी बिल्कुल साफ हो जाता है। इस विधि को स्कंदन कहते हैं और इसका फिटकरी द्वारा स्कंदन किया जाता है। कई बार प्रश्न आता है, पानी को साफ करने की तो बहुत सी विधियां है, हम क्लोरीन गैस का उपयोग करके भी पानी को साफ करते हैं, हम और भी कई विधियों द्वारा पानी को साफ करते हैं, लेकिन परीक्षा में प्रश्न आता है कि फिटकरी द्वारा या फिटकरी पानी को किस विधि द्वारा साफ करती है? तो फिटकरी पानी को स्कंदन विधि द्वारा साफ करती है। उसमें जो घुलनशील अवयव है उसको फिटकरी के प्रभाव से अघुलनशील अवयव में बदलकर जमाकर और पेंदे में बैठा देती है। इस विधि को अपन स्कंदन कहते हैं। तो इतनी सारी विधियां हैं, इसके अलावा कुछ विधियां और भी हो सकती है, वो निर्भर करता है कि मिश्रण में कौन कौन से अवयव मिले हुए हैं। तो मित्रों, आपको मिश्रण के अवयवों के पृथक्करण की यह विधियां कैसी लगी? परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक आध विधि हमेशा परीक्षा में पूछता ही है। तो अगर आपको यह विधि अच्छी लगी, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक, शेयर और कमेंट करें और अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक आगे वायरल करें। धन्यवाद।